यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटियां सजने लगी हैं, राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। राजनीतिक दृष्टि से बुंदेलखंड आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित रहा है। हमीरपुर जिले का हिस्सा रहे महोबा को 1995 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जिला बनाया था। इसके बाद से महोबा धीरे धीरे राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान बनाता गया। वर्तमान समय में बुंदेलखंड और खासकर महोबा में सियासी निगाहें गड़ी हुई हैं। सियासी पार्टियों के दिग्गजों की लगातार महोबा पर नजर है। क्यों है महोबा खास, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत और मैं हूं अक्षया पाठक। बुंदेलखंड का महोबा जिला धीरे धीरे राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान बनाता गया। वर्तमान समय में बुंदेलखंड और खासकर महोबा में सियासी निगाहें गड़ी हुई हैं। सभी सियासी पार्टियां महोबा पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बुंदेलखंड की सियासत में काफी अहमियत है और यही कारण है कि सभी दल यहां पर दांव पेच लगाने में जुट गए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महोबा पसंदीदा जिला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने महोबा से ही की थी। महोबा में ही उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की थी। उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत भी महोबा से हुई थी। हाल ही में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा आए थे। उन्होंने महोबा में विशाल रैली को संबोधित करने के साथ ही साथ 3200 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया था। बुंदेलखंड और महोबा पर सियासी निगाहें, सियासी दलों का बुंदेलखंड में डेरा। बुंदेलखंड का महोबा सभी की पहली पसंद। पीएम मोदी की पहली पसंद रहा है महोबा। प्रतिज्ञा यात्रा लेकर आई थी प्रियंका गांधी। शिवपाल यादव भी कर चुके हैं महोबा का मंथन। राजनीतिक दृष्टि से बुंदेलखंड रहा उपेक्षित। महोबा को 1995 में घोषित किया गया था जिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने जिला बनाया था। मोदी ने 2019 में चुनाव की शुरुआत महोबा से की थी। महोबा में ही 3 तलाक के खिलाफ कानून की घोषणा की। उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत भी महोबा से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को महोबा आए थे। 3200 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का किया था लोकार्पण। बुंदेलखंड आजादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस का गढ़ रहा। 3 दशक से कांग्रेस महोबा में जीत को तरस रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की नजर भी बुंदेलखंड पर। विजय रथ यात्रा के 5वें चरण में आए थे बुंदेलखंड। बांदा और महोबा में रैलियां करके चुनावी आगाज किया था। 2017 में बीजेपी ने जीती थी बुंदेलखंड की सभी सीटें। बुंदेलखंड आजादी के बाद से लगातार 1990 तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 3 दशक से कांग्रेस महोबा से जीत को तरस रही है। कांग्रेस भी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। इसीलिए प्रतिज्ञा रैली के बहाने प्रियंका गांधी वाड्रा की महोबा में रैली सुनिश्चित की गई थी।
प्रियंका की रैली में भी खूब भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री की रैली के महज एक सप्ताह बाद ही ये रैली महोबा में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रियंका ने बुंदेलखंड वासियों को कांग्रेस को मौका देने का आह्वान किया था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 2022 में सत्ता पाने के लिए पूरी तरह आशान्वित नजर आ रहे हैं। अपनी विजय रथ यात्रा के 5वें चरण में वे बुंदेलखंड के बांदा और महोबा में रैलियां करके बुंदेलखंड में चुनावी आगाज कर चुके हैं और गुरुवार को ललितपुर और फिर शुक्रवार को झांसी में महारैली कर जनता की नब्ज टटोलने के साथ ही सरकार की घेराबंदी कर चुके हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी समेत सभी सियासी पार्टियों ने महोबा को प्राथमिकता देते हुए बुंदेलखंड में चुनावी शंखनाद किया है। अब देखना होगा कि पीएम के पसंदीदा महोबा समेत यहां की 19 सीटों में इस बार बीजेपी का जादू चलता है या फिर सपा बसपा का कभी गढ़ रहे बुंदेलखंड में ये दोनों पार्टियां सत्तासीन बीजेपी के किले में सेंधमारी करने में कामयाब होती हैं या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। बुंदेलखंड राजनीति का गढ़ बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियों के बाद अब एसपी मुखिया अखिलेश सिंह यादव भी बुंदेलखंड में रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी बुंदेलों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने ललितपुर और झांसी का रुख किया। क्या रहा अखिलेश के दौरे में खास, आपको बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। गुरुवार से 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर अखिलेश यादव ललितपुर पहुंचे, जिसके बाद शुक्रवार को झांसी में जनसभा को संबोधित कर सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। बुंदेलखंड पर सभी सियासी दलों की नजरें जमी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बुंदेले किस पार्टी पर अपनी आस्था जताते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। झांसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने विकास मॉडल से लेकर पुलिस की कार्रवाई तक, जाति धर्म से लेकर आपराधिक गतिविधियों तक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हैं। इसी के तहत अखिलेश यादव 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर गुरुवार को ललितपुर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश ने झांसी में रोड शो भी किया और सभा को संबोधित भी किया। झांसी में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि ये सरकार विकास को पीछे कर रही है। जहां भी जाते हैं वहां नाम बदल देते हैं। अच्छा हुआ वो चिरगांव नहीं आए। अगर बाबा मुख्यमंत्री यहां आए होते तो हो सकता है यहां का भी नाम नया रख देते। आपको बता दें कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री 3 बार बुंदेलखंड आ चुके हैं, जबकि प्रियंका गांधी भी महोबा में रैली कर चुकी हैं। आपको बता दें बुंदेलखंड का महोबा जिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा जिला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने महोबा से की थी। बुंदेलखंड आजादी के बाद से लगातार 1990 तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 3 दशक से कांग्रेस महोबा से जीत को तरस रही है। कांग्रेस भी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसलिए प्रतिज्ञा रैली के बहाने प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुंदेलखंड के महोबा में रैली से 2022 चुनाव की शुरुआत की थी। प्रियंका की रैली में भी खूब भीड़ जुटी थी। प्रधानमंत्री की रैली के महज 1 सप्ताह बाद ही ये रैली महोबा में आयोजित हुई थी। सियासी हलचलों के बीच शिवपाल भी बुंदेलखंड मच चुके हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2022 में सत्ता पाने के लिए पूरी तरह आशान्वित नजर आ रही हैं। अपनी विजय रथ यात्रा के 5वें चरण में बुंदेलखंड के बांदा और महोबा में रैलियां की थी।
इसके बाद 2 दिसंबर को ललितपुर और 3 दिसंबर में धमाकेदार रैलियां। बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर सभी दलों की नजर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। जो भी पार्टी लखनऊ के सत्ता तक पहुंचने का सपना पाले है, उसे बुंदेलखंड फतह करना भी उतना ही जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर सियासी पार्टियां बुंदेलखंड को मत रहे हैं। अब देखना यह है कि बुंदेलखंड की जनता किसके सिर पर सत्ता का सेहरा बांधती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। एक पंजाब सरकार सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसमें पर मेरे दस्तखत होंगे। जेड़े 3 व्हीलर पर, जेड़ी रेड़ी पर, जेड़े रिक्शे पर वो सर्टिफिकेट लग्या होया उन्हें कोई रोकेगा नहीं। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਟੋ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। प्रियंका जहां महिलाओं को रिझा रही तो अखिलेश बेरोजगारों को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। तो आप बुजुर्गों पर फोकस कर रही है, वहीं अब योगी सरकार ने नई राह ढूंढ निकाली है और वो राह है युवा वर्ग। इसी के चलते प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर पहुंचे, जहां दिनेश शर्मा ने युवा उत्थान कार्यक्रम के जरिए पार्टी के युवाओं से संवाद किया। कानपुर महानगर भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विपक्षी दलों को चेताया। भाजपा विकासशील सरकार है और युवाओं के जरिए एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। इस तरह अन्य पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज कानपुर में कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं। आज युवा उत्थान कार्यक्रम में भी मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हम एक विधानसभा में हमारी जनसभा है और तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। आज पूरे प्रदेश का वातावरण जिस तेजी के साथ में बदल रहा है वो इस बात का परिचायक है कि जो विकास की उम्मीद एक भारतीय जनता पार्टी ने जगाई है उत्तर प्रदेश के लोगों में, आज उत्साह के साथ नौजवान, महिला और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर आ रहे हैं। मीडिया के सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो लोग माफियाओं के सिपे सालार बन रहे हैं वो भी योगी जी के बुलडोजर से डर रहे हैं। ये कानपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में हम देखते हैं और निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की जनता अब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद इनसे ऊपर उठकर अब भारतीय जनता पार्टी के केवल विकासवाद के आधार पर काम कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी उसी के आधार पर चुनाव के मैदान पे है। देखिए, मैं किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन आज जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो बहुत से ऐसे लोग जो पुलिस के डर से और योगी जी के शासन से डरकर प्रदेश को छोड़कर चले गए थे, वो फिर से प्रदेश में आने का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब अपराधी तत्वों का लिए कोई स्थान नहीं होगा। पहले अपराधी तत्व गरीब जनता की जमीन पर कब्जा करके अपना मकान बनाते थे। अब वर्तमान सरकार इन अपराधियों के द्वारा किए गए कब्जे को खाली कराकर इन माफियाओं की अवैध जो जमीन थी उस पर गरीबों के लिए मकान बनाकर देने जा रही है। आपको बताते चलें कि आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने युवा उत्थान कार्यक्रम के बहाने समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीसामऊ विधानसभा की भी नब्ज टोली। अब देखना यह है कि अब भाजपा इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार को चेहरा बनाकर इस सीट पर कब्जा कर पाती है या नहीं। इलेक्शन डेस्क के लिए कानपुर से निखिल चौहान की रिपोर्ट। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के लिए किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। सभी पार्टियों के दिग्गज यूपी के अलग अलग जिलों में मैराथन दौड़ लगा रहे हैं, फिर चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी या फिर मोदी, योगी और शाह। जहां बीजेपी के 22 के रण में अपना 2017 का इतिहास दोहराना चाहती, तो वहीं सपा और कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर खुद को काबिज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है। पीएम मोदी ने यूपी की कमान संभाल ली है और लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। दिसंबर महीने में भी पीएम मोदी के दौरे होने वाले हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मिशन यूपी पर बीजेपी के दिग्गज, पीएम मोदी खुद संभाल रहे कमान, लगातार कर रहे यूपी के दौरे। अब दिसंबर महीने में भी करेंगे दौरे। बुंदेलखंड, पश्चिम और पूर्वांचल पर खास नजर। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे पर हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। लिहाजा यूपी चुनाव में जीत फिर से हासिल करने के लिए बीजेपी के सभी दिग्गज राज्य के दौरे पर आ रहे हैं और इनमें सबसे अहम दौरा पीएम मोदी का है। वे पिछले महीने नवंबर में 2 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। इस महीने कम से कम 4 दिन यूपी में रहेंगे। साथ ही जनवरी महीने में भी उनके दौरे प्रस्तावित हैं। आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के दिसंबर महीने में होने वाले दौरों पर। दिसंबर महीने में पीएम मोदी के यूपी में दौरे। 7 दिसंबर से राज्य के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत गोरखपुर से होगी। गोरखपुर में पीएम HURL के खाद के कारखाने का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में ही एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गोरखपुर में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 1 माह तक चलेगा चलो काशी महोत्सव। जानकारी के मुताबिक इस महीने पीएम के 2 दौरों को मंजूरी मिल चुकी है और महीने के अंतिम 2 सप्ताह में 2 और यात्राओं पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी प्रयागराज भी जा सकते हैं और इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी के आने की चर्चा है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि पीएम मोदी से कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कराया जाएगा। लिहाजा ये भी चर्चा है कि पीएम मोदी कानपुर आ सकते हैं या फिर वह वर्चुअली कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं जनवरी में पीएम यूपी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि पिछले महीने वह 4 बार यूपी के दौरे पर रहे। पीएम मोदी पिछले महीने लखनऊ और बुंदेलखंड के झांसी और महोबा जिले के दौरे पर थे। लखनऊ में उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया, लेकिन महोबा और झांसी में उन्होंने बड़ी रैलियां की और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। पिछले हफ्ते ही उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जबकि उससे पहले पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। यूपी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। राज्य में सियासी पिच तैयार करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए है। बीजेपी के दिग्गज यूपी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं। तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर चुनावी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना मुखिया चुनती है और 5 साल के लिए किसे वनवास पर भेजती है।
इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली से लगे बॉर्डर्स पर 26 नवंबर 2020 से शुरू हुए किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक किसान नेता के आंसुओं ने पूरा मंजर ही बदल कर रख दिया, जिसके बाद किसान आंदोलन और तेज हो गया। और अब जब सरकार ने किसानों के बिल वापसी की मांग को मान लिया है, उसके बाद अब किसान एमएसपी कानून को लेकर अड़े हैं और सरकार को 2 दिन की मोहलत दी है। 7 तारीख को क्या होगी किसानों की अगली रणनीति, देखिए खास रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी बनाई है। कमेटी में बलबीर राजेवाल, गुरुनाम चडूनी, शिव कुमार कक्का, यदुवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की यह कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है। इसमें एमएसपी भी शामिल है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो ये 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे। किसान मोर्चे की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। ये आंदोलन चल रहा है, इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। वहीं किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सभी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए जाते, वे वापस नहीं जाएंगे। आज सरकार को एक स्पष्ट संकेत भेजा गया है कि हम आंदोलन वापस लेने वाले हैं। जब तक किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस नहीं लिए जाते, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उनके 702 किसानों के नाम भेजे हैं जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है। मृतक किसानों की सूची कृषि सचिव को भेज दी गई है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान मृत किसानों का आंकड़ा नहीं है। देखिए, आज का मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज की मीटिंग में हमारे केसेस का इशू काफ़ी फोकस हुआ है। सभी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि जब तक केस एक किसान के ऊपर भी है, हम नहीं लौटेंगे। तो कल हरियाणा के सीएम से बात हुई है, लेकिन अभी मसला अधूरा है। आज यूपी से भी कोई फ़ोन आया है शायद किसी अधिकारी का, वो भी सोच रहे हैं मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन आज क्लियर कट सिग्नल चला जाएगा हमारे देश की सरकार नू कि किसान आंदोलन को वापस कर लेने वाले नहीं, जब तक किसानों के ऊपर फ्रेम हुए जितने भी मुकदमे हैं, केसेस हैं, वो वापस नहीं होते। तो फिलहाल एसकेएम की बैठक ने 5 नेताओं की कमेटी बना ली है। ये सभी नेता सरकार से एमएसपी सहित किसानों पर से मुकदमे वापस लेने और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी किसान मोर्चा के नेताओं के अनुसार किसान आंदोलन की अगली रणनीति 7 तारीख को तय होगी। अब देखना यह है कि क्या 7 तारीख के बाद किसान आंदोलन खत्म होता है या फिर किसान अपनी मांगों पर अड़ेंगे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज।